एक ऑटो वाला एक करोड़पति के बेटे को मुसीबत से बचाकर नशे की धुत हालत में उसके घर पहुंचाता है। अब जैसे ही वो उसे लेकर उसके घर पहुंचा था तो वहां पर उस लड़के का पिता आ जाता है और आने के बाद उस ऑटो वाले का धन्यवाद करने लगता है। लेकिन जो ऑटो वाला होता है वो जैसे उस करोड़पति व्यक्ति को देखता है तो बहुत कुछ उसके बारे में सोचने लगता है। जिंदगी की कुछ पुरानी यादें उसकी ताज़ा हो जाती हैं और वह पहचान लेता है उसको कि ये करोड़पति व्यक्ति कौन है। इसके बाद वह करोड़पति व्यक्ति ऑटो वाले को इनाम के रूप में कुछ पैसे देना चाहता है, लेकिन ऑटो वाला उनमें से अपने हिस्से का लेता है और लेने के बाद कहता है कि निरंजन अंकल, मेरा नाम वीरू है और मैं आज भी चोर नहीं हूँ। ऐसा कहकर वह जाने लगता है और जैसे ही वह करोड़पति व्यक्ति देखता है कि इसको मेरा नाम भी याद है और ये अपने आप को वीरू बताता है तो उसे भी वो बात याद आ जाती है और उसके बाद वह उस ऑटो वाले को रोकने लगता है। कौन था वह करोड़पति व्यक्ति और वीरू का उससे क्या लेना देना था, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चंडीगढ़ के अंदर एक खुशनुमा परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता है, एक उनका लड़का है और 2 उनकी बेटियां हैं। लड़का बड़ा हो गया है, लगभग उसकी उम्र 24 साल है और वह ऑटो चलाया करता है। लड़के के पिता जो कि इधर उधर मेहनत मजदूरी किया करते हैं और थोड़े थोड़े करके कुछ पैसे जोड़ रहे हैं क्योंकि उनके घर की बच्चियां सयानी हो गई हैं और उन्हें उनकी शादी करानी है। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी बात को लेकर परिवार के अंदर गमगीन माहौल हो जाता है और उस बात को सोचकर वह काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके अपनी ज़िंदगी को खुशियों के साथ जी रहे थे और बड़ी अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। एक दिन शाम के समय जो उस परिवार का लड़का होता है उसका नाम होता है वीरू, और वीरू अपना ऑटो लेकर चंडीगढ़ में इधर से उधर सवारी के लिए घूम रहा था और वह लेट नाइट तक भी काम किया करता था ताकि उसकी बहनों की शादी वो अच्छे से कर सके और उसे पैसों रुपयों की कोई भी दिक्कत ना हो सके। ऐसे ही रात के समय एक दिन वह चंडीगढ़ की सड़कों पर घूम रहा था तो घूमते घूमते अचानक उसकी नज़र रोड किनारे बैठे हुए एक व्यक्ति पर पड़ती है जिसको 2 लड़के बुरी तरह से पीट रहे थे और उसका सामान छीनने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद वीरू अपना ऑटो लेकर सीधा उस लड़के के पास पहुंच जाता है और वहां पर जाकर उन लड़कों को डरा धमका कर भगा देता है और वो लड़के भी वहां से भाग जाते हैं। इधर जो व्यक्ति को पीटा जा रहा था सामान छीनने के लिए, वह पूरी तरह से नशे में धुत था और उसे नहीं पता था कि मैं कहां पर हूं और मैं क्या कर रहा हूं। बस उसे यह पता था कि ये लोग उसे परेशान कर रहे थे और इसे अपना सामान बचाना है। इसके बाद जो वीरू होता है वह उसके पास जाता है और उससे कहने लगता है कि भाई तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन नशे की वजह से वह अच्छी तरह से बोल भी नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा था। इसके बाद वीरू उसे जैसे तैसे करके अपने ऑटो में बिठाता है और उसके बाद उसके पास से उसका फ़ोन निकालकर उसका फिंगरप्रिंट लगाकर उस फ़ोन को अनलॉक करता है। अनलॉक करने के बाद कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर वह उसके पापा के पास फ़ोन मिलाता है और उससे फ़ोन मिलाकर कहने लगता है कि आपका लड़का काफ़ी ज़्यादा नशे में है और 2 लड़के उसे मारपीट करके लूटना चाहते थे, लेकिन मैंने उसे बचा लिया है। आपका घर कहाँ है मुझे बता दीजिए, मैं इसको वहीं पर ले आता हूँ। इसके बाद उस लड़के का पापा उसे बता देता है कि फलानी जगह मेरा घर है और मेरे बच्चे को सही सलामत घर पर ले आना क्योंकि ये हमारा इकलौता लड़का है। इसके बाद जो वीरू होता है वो कहता है कि आप चिंता मत करो, ये काम मेरे हाथ में है और मैं इस काम को कंप्लीट ही कर रहूंगा। वीरू वहां से उस फोन को काटता है और उस लड़के को अपने ऑटो में डालकर वहां से उसके सीधा घर पहुंचा देता है। अब जैसे वो घर जाता है तो घर जाने के बाद वो करोड़पति व्यक्ति उसे गेट पर ही मिलता है और जैसे वीरू की नज़र उस करोड़पति व्यक्ति पर पड़ती है तो एकदम से बहुत कुछ अपने मन के अंदर सोचने लगता है। इसके बाद वह करोड़पति व्यक्ति अपने बेटे को नशे की हालत में ऑटो से उतारता है और ऑटो वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करने लगता है। कहता है कि बेटा आज तुम्हारी वजह से हमारा बच्चा बच गया, वरना न जाने इसके साथ वो लोग क्या कर देते, क्योंकि अक्सर लूटपाट के मामले में लोग बहुत कुछ हानि कर जाया करते हैं और इसी वजह से जो करोड़पति व्यक्ति था वो इससे ऐसा कह रहा था। इसके बाद वह करोड़पति व्यक्ति उसे लगभग 10,000 रुपये देने लगता है और कहता है कि बेटा ये मेरी तरफ से इनाम है जो तुमने हमारे बच्चे को सही टाइम पर बचा लिया और तुम इन पैसों को रख लो। लेकिन तभी जो वीरू होता है पहले तो उन पैसों की तरफ देखता है और उनमें से 200 रुपए निकाल लेता है। अब जो करोड़पति व्यक्ति था वह कहने लगता है कि बेटा इन सबको रख लो, लेकिन वो मना कर देता है और मना करते हुए वह कहता है कि निरंजन अंकल, मेरा नाम वीरू है और मैं आज भी चोर नहीं हूँ। ऐसा कहकर वह अपने ऑटो को स्टार्ट करने लगता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही उस ऑटो वाले ने इस व्यक्ति का नाम लिया था तो ये पूरी तरह से सोच विचार करने लगता है और उसे जब याद आता है कि वीरू किसका नाम था तो वह एकदम से
पूरी तरह से भावुक सा हो जाता है और ऑटो वाले को भागकर रोकने लगता है। वह आवाज लगाता है कि वीरू बेटा रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है और बहुत जरूरी बात करनी है। इसके बाद वीरू जब सुनता है कि वो निरंजन अंकल जो कभी उसे चोर समझा करते थे वो उसे रोककर बात क्यों करना चाहते हैं, तो वह ऑटो को रोक लेता है और उनसे बात करने लगता है। इसके बाद जो निरंजन अंकल होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि बेटा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। दरअसल हमें बाद में इस बात के बारे में पता चला था कि वो सब कुछ तुमने नहीं किया था, उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। उसके बाद काफी दिनों से मैं तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा था लेकिन तुमसे कैसे भी नहीं मिल पाया। ऐसा कहते हुए निरंजन अंकल की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब जब वीरू देखता है कि सामने वाला जो करोड़पति व्यक्ति है जिसे निरंजन अंकल कहकर उसने पुकारा है वह फूट फूट कर रोने लगा है और अपनी गलती के लिए पछता रहा है, तो वह उससे कहने लगता है कि कोई बात नहीं अंकल, जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन अब अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत करो और ऐसा किसी के साथ मत करना जैसा आपने हमारे साथ किया है। तो निरंजन अंकल कहते हैं कि बेटा क्या तुमने सच में हमें माफ कर दिया? तो वो कहता है कि हाँ अंकल जी, हमने तो आपको उसी समय माफ कर दिया था क्योंकि हम गरीब लोग हैं और गरीब लोगों का कोई भी सहारा नहीं होता है। इसके बाद जो निरंजन अंकल होता है वो और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और उससे अपने घर के अंदर चलने के लिए कहने लगता है। कहता है कि बेटा रात हो गई है, मेरे हिसाब से तो तुम्हें अभी यहीं पर रुक जाना चाहिए और कल सुबह निकल जाना। लेकिन वीरू उनसे मना करता है और कहता है कि नहीं, मेरे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे और मुझे घर जाना होगा, वैसे ही काफी ज्यादा लेट हो गया हूँ। इसके बाद जो निरंजन अंकल हैं उससे चाय के लिए तो पूछ ही लेते हैं कि बेटा एक चाय तो हो ही जाए, थोड़ा सा अंदर आओ, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया था। वीरू जब देखता है कि उसे अपनी गलती का एहसास है तो इसके बाद वो उसके साथ अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। उस करोड़पति व्यक्ति ने अपने बेटे को तो कमरे में लौटा दिया था और वहां पर बैठकर वीरू से बात करने लगता है। वहीं पर उस करोड़पति व्यक्ति की पत्नी होती है। वहां पर वे उससे काफी देर तक बातें करते हैं और उसके परिवार के बारे में पूछते हैं और उसकी पूरी कंडीशंस के बारे में पूछते हैं। वीरू भी उन्हें अपने परिवार की पूरी कंडीशंस बता देता है। कहता है कि बहन शादी के योग हो गई हैं और मैंने अभी तक शादी नहीं की है क्योंकि मैं पहले बहनों की शादी करूंगा और उसके बाद ही शादी कर पाऊंगा। पूरी कहानी वीरू उन्हें बता देता है और वो लोग भी अपने बारे में वीरू को सब कुछ बता देते हैं। जब पहले वो कभी एक दूसरे से मिले थे तो उस टाइम पर यह व्यक्ति इतना करोड़पति नहीं था, थोड़ा बहुत इसका रोजगार था और उससे वो अच्छा खासा कमा लिया करता था। लेकिन आज एक बहुत रईस व्यक्ति है, इसके कई सारे 5 स्टार होटल हैं चंडीगढ़ के अंदर और इसे लोग दूर दूर तक जाना पहचाना करते हैं। थोड़ी देर बातें करने के बाद और चाय पानी पीने के बाद जो वीरू है वो चलने के लिए कहने लगता है और कहता है कि अंकल अगर आपका कभी हमारे घर की तरफ चक्कर लगे तो मिलने जरूर आना। इसके बाद करोड़पति व्यक्ति और उसकी पत्नी उसे हंसी खुशी विदा करते हैं और वीरू वहां से अपने घर चला जाता है। अब इसके बाद दूसरे दिन वह करोड़पति व्यक्ति जिसका नाम निरंजन था वह वहां से अपनी पत्नी के साथ एक बड़ी सी गाड़ी में बैठता है और सीधा वीरू के घर पर पहुंच जाता है। अब जैसे वो लोग अपनी गाड़ी को लेकर वीरू के घर पर पहुंचते हैं तो वहां पर अभी सुबह सुबह का समय था और पूरा परिवार घर के अंदर ही था। अब जैसे ही एक बड़ी गाड़ी आकर उनके दरवाजे पर रुकती है तो सभी लोग आश्चर्य से देखने लगते हैं कि किसकी गाड़ी है और कौन लोग हमारे यहाँ पर आए हैं। लेकिन जैसे उस गाड़ी से निरंजन और उसकी पत्नी निकलते हैं तो एकदम से जो वीरू का पिता होता है वह समझ जाता है कि कौन है ये और उन्हें देखकर उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगता है। इसके बाद जैसे निरंजन उसके घर में आने के लिए कहता है तो वह उससे मना कर देता और कहता है कि नहीं, आप जैसे करोड़पति लोगों के लिए हमारे यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। उसके बाद जो निरंजन होता है करोड़पति व्यक्ति वह ऑटो ड्राइवर वीरू के पिता से माफी मांगने लगता है। कहता है कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलतफहमी हो गई थी और आज सुबह सुबह ही मुझे इन सभी चीजों के बारे में पता चला है कि उसमें तुम्हारे बेटे की कोई भी गलती नहीं थी। दरअसल वो गलती सारी के सारी मेरे बेटे की थी। अब इस बात को सुनने के बाद वीरू के पिता के दिमाग में भी बहुत सारी बातें चलने लगती हैं और उसे समझ आ जाता है कि आखिर क्या हुआ था और किस वजह से ये सब कुछ हो रहा था। तो उसके बाद वह निरंजन को अपने घर के अंदर बिठाता है और दोनों में जो एक दूसरे के प्रति गलतफहमियां हुई थी वो सारी के सारी अलग हो जाती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हो क्या रहा है इस कहानी में, कोई किसी से माफी मांग रहा है तो कोई किसी से नाराज है, कोई अपने आप को चोर नहीं बताने के लिए कह रहा है। तो आपको इस कहानी को समझने के लिए आज से 12 साल पहले जाना पड़ेगा। 12 साल पहले निरंजन का एक छोटा सा होटल था जिसमें रहकर वह लोगों को खाना खिलाया करता था और कुछ पैसे कमाया करता था। पैसे रुपए तो उसके पास ठीक ठाक थे लेकिन अभी वह करोड़पति व्यक्ति नहीं था। निरंजन के होटल पर वीरू के पिता काम किया करते थे और अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से जो वीरू के पिता होते हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है और जैसे वीरू के पिता की तबीयत खराब होती है तो परिवार का बड़ा बेटा होने के कारण जो वीरू होता है अपने पिता की जगह होटल पर काम करने के लिए पहुंच जाता है। वह वहां पर काम करने लगता है और जो होटल मालिक होता है उसे भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती है क्योंकि उसे केवल बर्तन साफ कराने होते हैं और इस काम को वीरू आराम से कर लिया करता है। वह उसे बच्चे की तरह प्यार किया
किया करता क्योंकि उसे बच्चे बहुत अच्छे लगा करते थे। लेकिन तभी एक दिन अचानक से होटल के अंदर चोरी हो जाती है लगभग 3000 रुपयों की, और इसका इल्जाम वीरू के ऊपर आ जाता है। जो निरंजन होता है उसे चोरी से सख्त नफरत थी और उसके बाद वह वीरू को धमकाने लगता है और कहता है कि क्या तूने चोरी की है। तो वीरू इस बात के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता है और चुपचाप अपना सर नीचे की तरफ कर खड़ा हो जाता है। अब यह बात जैसी वीरू के पिता को पता चलती है तो वह अपने इलाज को छोड़कर सीधा वहां पर आता है और होटल मालिक से कहने लगता है कि साहब, मेरा बेटा चोर नहीं है, हम लोग ईमानदार हैं और मेहनत करके कमाया करते हैं। लेकिन जो निरंजन होता है वह उन्हें धमकाने लगता है और कहता है कि इसकी खामोशी साफ साफ गवाही दे रही कि ये चोर है और इसी ने चोरी की है। तू भी चोरी करता होगा और इसी वजह से तेरा बेटा चोरी किया करता है। मैं पुलिस को बुला रहा हूं और इसे पुलिस के हवाले करूंगा। इसके बाद जो वीरू का पिता होता है वह निरंजन के सामने हाथ जोड़ने लगता है और कहता है कि साहब, हम लोग चोर नहीं है और मेरे बच्चे को पुलिस पर मत पकड़वाओ क्योंकि इसने चोरी नहीं की है। तो वह कहने लगते हैं कि ठीक है, पुलिस तो मैं नहीं बुलाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि आज के बाद तुम लोग मुझे कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे क्योंकि मुझे चोरों से सख्त नफरत है। इसके बाद जो वीरू का पिता होता है ना चाहते हुए भी चोर बन जाता है और उससे हामी भरकर वहां से अपने बच्चे को लेकर चला जाता है। इधर निरंजन का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है अजय, और जब से वीरू उनके होटल को छोड़कर गया है अजय का कहीं भी मन नहीं लगता है और वह पूरी तरह से उदास रहा करता है। दरअसल जिस चोरी की अब तक बात हो रही थी वो निरंजन के बेटे अजय ने ही की थी और वीरू ने उसे चोरी करते हुए देख लिया था। तो अजय ने वीरू से मना किया था और कहा था कि तू मेरा पक्का दोस्त है और तुझे इस बारे में पिताजी को कुछ भी नहीं बताना है। इसी वजह से वीरू निरंजन से बार बार कहता रहा था कि मैं चोर नहीं हूं, लेकिन जब वो पूछा करते कि किसने चुराए हैं तो वह चुप लगा दिया करता और अपने सर को नीचे की तरफ कर लिया करता। निरंजन को शक हो जाता है कि इसी ने चोरी की है और इसी वजह से उसने उसे धक्के मारकर निकाल दिया था। धीरे धीरे समय बीतता है, समय के साथ साथ जो निरंजन का इकलौता लड़का होता है वह बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है और फिलहाल दोबारा से चोरियां करने लगता है। अब जब होटल के अंदर दोबारा से चोरियां होने लगती हैं तो जो निरंजन होता है उसे समझ आ जाता है कि उसने उस लड़के के साथ बहुत ही गलत किया है और उसके पिता के साथ भी गलत किया था। तो इसके बाद वो उससे माफी मांगना चाहता है और माफी मांगने के लिए जैसे वो उस जगह पर जाता है जहां पर वो रहा करते थे तो फिलहाल वो लोग वहां पर नहीं थे। इसके बाद वह उन्हें इधर उधर ढूंढने की भी कोशिश करता है लेकिन वह उन्हें ढूंढ नहीं पाता है और इसके बाद अपने बिजनेस में ध्यान देने लगता है। धीरे धीरे उनका बेटा काफी ज्यादा नशेड़ी हो जाता है क्योंकि उसे अंदर ही अंदर वो बात खाई जा रही थी कि मेरी वजह से एक लड़के को खामाखाई ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा जो उसने किया भी नहीं था। वह अब भी अपने पिता के पास से पैसे चुराया करता और उनसे नशा किया करता। उसके बाद जो निरंजन होता है वह धीरे धीरे करोड़पति बन जाता है और बेटा पूरी तरह से बहुत बड़ा शराबी बन जाता है। वहीं पर एक दिन नशा करने के लिए वह एक एरिया में जाता है और वहां के कुछ लोग उसे अमीर बाप का लड़का समझकर उससे लूटपाट करने लगते हैं। लेकिन तभी वीरू वहां पर आ जाता है और उसे सही सलामत घर पहुंचा देता है। अब वहां पर निरंजन ने वीरू से माफी तो मांग ली थी लेकिन उसके बाद वह उसके पिता से भी माफी मांगना चाहता था क्योंकि उसके बाद से भी चोरियां हुई थी तो वो लोग पूरी तरह से निर्दोष हैं और इसी वजह से उसने उसका एड्रेस ले लिया था। इसके बाद वीरू तो वहां से चला जाता है और दूसरे दिन सुबह सुबह जैसे निरंजन का बेटा अजय उठता है तो उठने के बाद जब उसे पता चलता है कि उसे यहाँ पर छोड़ने वाला वीरू था जो लड़का इतने साल पहले उनके होटल में बर्तन साफ किया करता था, तो वह एकदम से अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपने पिता को पूरी बात बता देता है कि उस दिन उस होटल के अंदर चोरी मैंने की थी जिस इल्जाम में वो वहां से चला गया था और इसी वजह से मैं नशा किया करता हूं क्योंकि इस बात की शर्मिंदगी मुझे बार बार महसूस हुआ करती है, तो उस शर्मिंदगी को छुपाने के लिए मैं नशा कर लिया करता हूं। अब जब बाप को यह बात पता चलती है कि उस छोटी सी बात की वजह से मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया है, मेरा इकलौता बेटा नशे की लत में पड़ गया है, तो उसे इस बात का बड़ा ही पश्चाताप होता है और तभी के तभी वह अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में बैठता है और वहां से सीधा वीरू के उस एड्रेस के लिए चला जाता है जहां पर उसने उससे माफी मांगने का फैसला किया था। इसके बाद जब निरंजन को वह वीरू का पिता माफ कर देता है तो वीरू के पिता को वह अपना एक होटल गिफ्ट करने के लिए कहता है और वह साथ में डॉक्यूमेंट लेकर आया था। कहता है कि इन पर साइन कर दो और आज से ये 5 स्टार होटल तुम्हारा रहेगा। अब इस बात को देखकर जो वीरू का पिता है वो बड़ा ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि क्यों भाई, आप हमें अपना होटल क्यों दे रहे हो, आखिर ऐसा क्या कर दिया हमने। तो वो कहने लगता है कि देखो भाई, तुम्हारे बेटे की वजह से पिछली रात मेरे बेटे की जान बच गई थी, न जाने उसके साथ क्या होता, और उससे भी बड़ी बात है तुम्हें इस होटल की जरूरत है क्योंकि घर में 2-2 जवान बेटियां हैं और मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। ये होटल तुम्हारे हक का है क्योंकि उस टाइम पर अगर तुम्हारा बेटा पढ़ाई लिखाई करता रहता और मेरे होटल पर मैं उसे चोरी का इल्जाम ना लगाता तो उसे पढ़ाई लिखाई से कोई भी नफरत नहीं होती। दरअसल जब वीरू के ऊपर चोर का धब्बा लग गया था तो उसके बाद से स्कूल के अंदर बच्चे उसे चोर चोर कहकर चिढ़ाने लगे और इसी वजह से वो पढ़ाई लिखाई से दूर हटने लगा और पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता है। तो इसी गलती को सुधारने के लिए निरंजन उन्हें होटल गिफ्ट करना चाहता है
तो वीरू के पिता पहले तो मना कर देते, कहते कि नहीं साहब, हमें नहीं चाहिए, आपका होटल आप ही को मुबारक, हम अपनी ज़िंदगी को आराम से व्यतीत कर लेंगे, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी जो निरंजन होता है उनके पैरों में पड़ने लगता है और कहता है कि नहीं भाई, मैं तुम्हें ये होटल देकर रहूँगा, अगर तुम इस होटल को स्वीकार नहीं करोगे तो मैं मानूंगा कि तुम लोगों ने मुझे माफ़ नहीं किया है और मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अब जब वो ज़बरदस्ती करता है तो वो लोग भी उस होटल को लेने के लिए मान जाते हैं और इसके बाद जो निरंजन का इकलौता बेटा होता है वह धीरे धीरे नशे की लत को छोड़ देता है और वो लोग हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अब उन दोनों के एक दूसरे के घर तक का आना जाना हो गया था और जो वीरू होता है अब ऑटो छोड़कर होटल चलाया करता है, अच्छे से अपनी बहनों की शादी करता है और उसके बाद अपनी भी शादी कराता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।